हेलो वीवर्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस चैनल पर आपको डेली केवीएस टेस्टी पीएचडी इंग्लिश की क्लास अपलोड हो रही है और इसी सीक्वेंस को आगे तक बढ़ाकर हम आपका जो केवीएस का एनसीईआरटी सिलेबस टीएचडी एंड पीएचडी का है उसे कंप्लीट कराएंगे। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। इसका टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। इसमें हम आपको व्हाट इज सिमिल, मेटाफर, एलिट्रेशन, आयरनी एंड टाइप्स ऑफ आयरनी बताएंगे। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्रेंड ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड मेरा एक सजेशन है कि आप मेरे वीडियो के थ्रू अपना हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं। ये आप सोच रहे होंगे कि जब एग्ज़ाम पास में आएगा तब बनाएंगे, तो ये आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि केवीएस की बहुत बड़ी वैकेंसी है, काफ़ी 4 साल बाद आई है, तो बहुत ज़्यादा जानते हैं इसका मेरिट भी हाई जाएगा। तो अभी से आप लोग सीरियस हो जाइए और अपने हैंड रिटन नोट से बेस्ट कुछ भी नहीं होता, बनाना शुरू कर दीजिए और आपको पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस इस चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैम को एनसीईआरटी स्टार्ट करना चाहिए, पर ये फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर क्यों करवा रही हैं? तो बस आपका जो आप इसलिए करवा रहे हैं कि आपका कोर, आपका जड़, आपको जो इंग्लिश लिटरेचर वो जड़ से आ जाए। मीन्स आपका एग्ज़ाम तो मान लीजिए कि टीजीटी का है 10th तक है एंड पीजीटी का है 11th-12th आ रहा है, बट इसका क्रिटिकल एनालाइज जो करना है आपको ग्रेजुएशन लेवल का करना है। तो सोचिए आप किस प्रकार से करेंगे अगर आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर नहीं पता होगा, फिगर ऑफ स्पीच नहीं पता होगा। ये करने के लिए आपको ये दोनों आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मोस्टली मैंने 10 क्लासेस इन दोनों टॉपिक को कवर करने में लगाया है। तो आप भी सीरियस हो जाइए और इन टॉपिक को कवर करिए। कल परसों से आपका एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको बता चुकी हूँ, तो चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि फिगर ऑफ स्पीच आपके सिलेबस के पोट्री में भरमार में आने वाले हैं। मीन्स जब मैं आपका पोट्री एक्सप्लेन करूँगी तब आपके लाइन में आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो उस टाइम हर लाइन के अकॉर्डिंग मुझे ये ना बताना पड़ जाए कि इसमें मेटाफर है, इसमें सिमिल है, इसका ये डिफिनेशन होता है। आप सभी को उसका डिफिनेशन अभी से पता होना चाहिए। अब मैं बता दूं, अगर आप पहले तो आपको खुद रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं खुद बताऊंगी कि इस लाइन में ये वाला फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, बट उस टाइम हम सबका डेफिनेशन तो बताने नहीं लगेंगे ना। तो इसलिए आप डेफिनेशन को बिल्कुल क्लियरली ध्यान से सुनिए और उसको समझिए और अपना हैंड रिटन फ्रेंड्स नोट्स ज़रूर बनाइए। मैं बार बार कह रही हूँ, तो इसलिए मैंने केवल एनसीईआरटी के पहले आपका जो बेस मजबूत करने के लिए 10 क्लास फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच के लिए है। तो चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेटाफर। हम मेटाफर और सिमिल दोनों को साथ में समझेंगे, क्योंकि ये दोनों बस है तो एक ही चीज़, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। A implied comparison between two dissimilar things based on something important that is actually in common is called metaphor. Means, देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि मेटाफर सिमिल को साथ में लेके हम चलेंगे। तो देखिए, मेटाफर एंड सिमिल दोनों में ही कंपैरिजन होता है दो डिसिमिलर चीज़ों को लेकर, बट दोनों में ही चीज़ों में कोई ना कोई मीन्स एक पॉइंट कंपैरेटिव का होना होगा जिसके बेस पर कंपैरिजन किया जा रहा है। एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ कि मेरी महबूबा चाँद सी खूबसूरत है। अगर चाँद सी खूबसूरत है कि इसमें क्या है कि इसमें महबूबा और चाँद की शक्ल मीन्स दोनों की शक्ल गोल है और इसमें शक्ल में कंपैरिजन किया जा रहा है, बट दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। महबूबा क्या हो गई, एक इंसान हो गया, बट चाँद तो इतना चाँद तो हो गया, बट इसमें कॉमन थिंग क्या है, खूबसूरती। इस प्रकार महबूबा की शक्ल भी खूबसूरत है और चाँद भी खूबसूरत है। इस प्रकार से क्या हुआ, मेरी महबूबा चाँद सी खूबसूरत है। इस अगर चाँद सी में सी अगर लग गया तो वो हो गया सिमिल, बट मेरी महबूबा चाँद ही है, अगर चाँद ही मान लिया जाए तो वो हो गया वो हो गया मेटाफर। आई होप समझ पा रहे होंगे। अब जिसमें एज और लाइक लगाकर अगर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करें कि सा जैसी, तो इसको तो हम सिमिल कहेंगे, बट इंग्लिश अगर यही चीज़ हम उस चीज़ को मान ही ले कि हाँ मेरी महबूबा की शक्ल चाँद ही है, तो मीन्स वहाँ मेटाफर आ गया। और भी एग्जाम्पल है,
ऑल द वर्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स। मतलब यहाँ पास कह कि ऑल द वर्ड इज स्टेज, मीन्स कि ये वर्ड क्या है, एक स्टेज है। ऐसा नहीं है कि एक ये वर्ड तो एक स्टेज के जैसा है, अगर जैसा होता तो वहाँ पर सिमिल होता, बट ये मान लिया गया है कि जो ये दुनिया है एक स्टेज है और ऑल द मेन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स, जो ये इंसान है वो क्या है, प्लेयर्स एक है। तो ये मान लिया गया है कि ऑल इंसान प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पास कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, मेटाफर। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर इंट्रेंस, एज यू लाइक इट का है, ये शेक्सपियर का है, शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से ये लाइन उठाया गया है। आई होप आप समझ पा रहे हैं व्हाट इज मेटाफर, व्हाट इज सिमिल। मीन्स मेटाफर में क्या होता है कि जैसा जैसे ऐसे करके मेटाफर में मीन्स मेटाफर में मान लिया जाता है कि हाँ वो उसकी शक्ल चांद जैसी ही है, ये वर्ल्ड क्या है, स्टेज ही है। बट अगर मान लिया जाए आप सिमिल की बात करें, सिमिल में भी कंपैरिजन होता है दो ऐसे चीज़ों के बीच जिसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं रहती, मीन्स वो बिल्कुल ही डिसिमिलर रहते हैं, उसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं रहती है। तो उसमें उसमें कोई ना कोई कॉमन यूजिंग वर्ड जरूर, सिमिल में क्या होता है, कॉमन यूजिंग वर्ड एज आर लाइक जरूर होगा आपके उसमें। जैसे कि सी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडनेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्किक्स। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पास यहाँ पास लग गया है लाइक। आपको जब जो सेंटेंस दिया जाएगा उसमें या फिर एज रहेगा या फिर लाइक रहेगा, उसमें रहता है वहाँ पास क्या रहता है, वहाँ पास रहता है सिमिल। मीन्स अगर उसके जैसा मान लिया जाए तो वो हो गया सिमिल, बट सेम टू सेम वही चीज़ ही है तो वो हो गया मेटाफर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो समझ गए हैं, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, एलिट्रेशन। बच्चे सिमिलर मेटाफर में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आज के बाद आप जान लीजिए कि अगर दुनिया स्टेज के जैसी है तो वहाँ पास हो गया, क्या हो गया, वहाँ हो गया सिमिल। और अगर दुनिया स्टेज ही है तो वहाँ हो गया क्या, मेटाफर। अगर मेरी महबूबा का शक्ल चांद जैसा है तो वहाँ क्या हो गया, सिमिल। अगर मेरी महबूबा का शक्ल चांद ही है तो वहाँ क्या हो गया, मेटाफर। आई होप मेरी बातें आपको क्लियर, आज के बाद इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आई होप आप आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिट्रेशन की। द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ फ्रेज और लाइन इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन में क्या होता है, या फिर ये कोई लाइन रहती है फिर कोई फ्रेज रहता है, उसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात होती है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। आप साउंड्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि अ आ ई वो नहीं पढ़ते हैं, आर्टिकल में नहीं बताया जाता है कि आप साउंड के हिसाब से आर्टिकल ए लगाएंगे या फिर आ लगाएंगे, ना कि उसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से नहीं लगाया जाता, साउंड्स के हिसाब से, कॉन्सोनेंट साउंड्स के हिसाब से। पर वहाँ पास वॉवेल साउंड रहता है, यहाँ पास कॉन्सोनेंट साउंड्स है। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स के एलिट्रेशन मीन्स स्पीकिंग में अगर आप बोल रहे हैं उसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स की बार बार रिपीटेशन हो रही है तो वहाँ पास क्या होगा, वहाँ पास होगा एलिट्रेशन। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सी सेल्स ऑन द सी शोर। आप इसमें देख रहे हैं बार बार कौन से, इसमें दो सी की इसमें दो स की आ रहा है, एक तो ये वाले श, एक ये श की हो रही है और एक ये वाले श की रिपीटेशन बार बार इस लाइन में हो रही है। देखिए सी सेल्स, स ऑन द सी शोर, इसमें क्या रिपीटेशन हो रही है, वॉवेल साउंड की बार बार रिपीटेशन हो रही है, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड की बार बार रिपीटेशन हो रही है बोलने में, क्योंकि आप एक बार ये वाला शब्द बोल रहे हैं, एक बार ये वाला शब्द बोल रहे हैं। आई होप आप इलिट्रेशन समझ लिए होंगे। बिकॉज इंग्लिश में यू से थिंक डिफरेंटली एंड राइट थिंक डिफरेंटली, मीन्स आप बोल तो कुछ और रहे हैं पर अगर आप उसको वही चीज़ लिखने जाएंगे तो थोड़ा सा वो अलग हो जाता है। सर्टेन आर ईच लेटर विच हैव वेरियस साउंड्स एसोसिएटेड विथ अ। एग्जाम्पल जैसे कि आप मान लीजिए ए को ए अ भी बोलते हैं, मीन्स आप देख लीजिए, मीन्स अगर आप कहीं ए बोल रहे हैं तो ए को आप एक ए भी बोलते हैं और एक अ भी बोलते हैं, बट आपको ए को लेटर के फॉर्म में नहीं, साउंड के फॉर्म में देखना है। मीन्स आप देख रहे हैं ये लेटर के फॉर्म में नहीं देखना है आपको, जो आप बोलने में जो साउंड आ रहा है उसके फॉर्म में देखना है, मीन्स इसके फॉर्म में अ।
तो साउंड के फॉर्म में देखना है। इस हिसाब से अगर आप करेंगे, अगर यही वाला साउंड फॉलो करके आप एलिट्रेशन को करेंगे, मीन साउंड के हिसाब से, मेरा बस कहने का मतलब ये है कि जो उसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए, ये नहीं कि कॉन्सोनेंट्स वर्ड का रिपीटेशन होना चाहिए। वर्ड की बात नहीं करें, क्योंकि बच्चे क्या रहते हैं, अगर उनको वर्ड रिपीटेशन में वर्ड दिखता है तो वहाँ एलिट्रेशन मार देते हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ साउंड की बात होती है कि जो रिपीटेशन हो कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन हो। आई होप आप समझ पाए होंगे। इससे जो एलिट्रेशन है, इस वाले फिगर ऑफ स्पीच को एक और इसको अदर नाम से भी जानते हैं। ये एनवीएस या DSSB का क्वेश्चन भी आया था ये इसमें, कि टंग ट्विस्टर। क्योंकि आप देखिए एलिट्रेशन को बार बार अगर वही चीज़ आप बोल रहे हैं तो इसको बार बार आपको अपना टंग ट्विस्ट करके बोलना पड़ेगा। मीन्स आप बोलिए जैसे कि सी सेल्स ऑन द सी शोर, आपको क्या हो रहा है, टंग ट्विस्ट करके इसको बोला जा रहा है, इसलिए इसे टंग ट्विस्टर फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एलिट्रेशन को। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एलिट्रेशन को टंग ट्विस्टर फिगर ऑफ स्पीच भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये एनवीएस का घुमा के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लिया था कि टंग ट्विस्टर फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में एलिट्रेशन आपको टिक करना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरनी की। ओके, irony is a statement which convey the exact opposite meaning of what is literally being said. It is also a statement which contradicts the situation. Here are some example of irony in use. तो देखिए आयरनी क्या होता है फ्रेंड, इसको मान लीजिए, आयरनी को बिल्कुल अपोजिट मान लीजिए, मीन्स उल्टा। मीन्स जैसे कि इसमें जो आप सोचो और जस्ट उसका उल्टा हो जाए तो तो आपके साथ वहाँ पास एक आयरनी हो जाती है। मीन्स आप सोच रहे हो कि कल तो मैं होटल जाऊंगा, बढ़िया बढ़िया खाऊंगा, बट आपको दूसरे दिन क्या होगा कि आपको मौका ही ना मिले जाने का, और आपको बढ़िया बढ़िया तो दूर की बात है, कुछ भी ना मिले खाने को, तो ये आपके साथ आयरनी हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, तो द फायर स्टेशन बर्न टू द ग्राउंड। ये क्या है? द फायर स्टेशन बर्न टू द ग्राउंड। एक तो वो फायर स्टेशन है, ऊपर से बर्न हो गया, मीन्स फायर स्टेशन ही जल गया, तो ये क्या हो गई? फायर स्टेशन के साथ आयरनी हो गई। द पायलट हैड अ फियर ऑफ फ्लाइंग। अब जब वो इस लाइन में आप देखिए बड़ी मजेदार है कि द पायलट हैड अ फियर ऑफ फ्लाइंग, मतलब वो तो एक तो पायलट है, वो ऊपर से उसको डर किस चीज़ से लग रहा है? उड़ने से, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये इस प्रकार से एक प्रकार का आयरनी वर्ड यूज़ हुआ है। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। द पायलट हैड अ फियर ऑफ फ्लाइंग मीन्स पायलट को फ्लाइंग से डर लगता है। व्हाट लवली वेदर शी शेड व्हेन इट रैनिंग। वो उसने क्या कहा कि व्हाट लवली वेदर, कितना सुंदर सुहावना दिन है। शी शेड व्हेन इट वाज रैनिंग, जब बारिश हो रही थी, बारिश इतना कीचड़ उछड़ का रहता है टाइम, उस टाइम वो बोल रही है व्हाट लवली वेदर, मतलब वो बोल रही है, बोल रहे हैं, आप कुछ भी मान लीजिए, उस टाइम का मौसम को क्या कह रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह के अगर सेंटेंस आपको देखने को मिले तो यहाँ पास आयरनी यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, जैसा है वैसा, ऐसा नहीं कि वो बोल रही है व्हाट लवली वेदर शी शेड व्हेन इट वाज रेनिंग, ऐसा नहीं, वो ताना मार रही है आपसे, एक प्रकार से कह लीजिए कि व्हाट अ लवली वेदर, क्या दिन है मेरे। अब कभी कभी नहीं रहता कि आज तो मेरा दिन ही खराब है, तो इस जगह पे अगर बोल दें वाह आज क्या दिन था मेरा, तो अगर इस तरह का वर्ड यूज़ किया जाए तो वहाँ पास आयरनी का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि अगर आप लेट से सो के उठे, 12 बजे 1 बजे सो के उठे, और आपकी मम्मी कह दी और नवाबजादे और सो लेते, इतना जल्दी क्यों उठ गए, अभी तो 12 ही बजे। इस प्रकार का अगर वर्ड आपकी मम्मा आपके लिए प्रयोग करती है तो वहाँ पास क्या हो गई? आयरनी यूज़ हो जाता है। फिगर ऑफ स्पीच आयरनी का प्रयोग इस तरह की लाइन में यूज़ होता है। मतलब आप बोलना तो कुछ और चाह रहे हो, पर उस वर्ड को, अपने थॉट को कन्वे करने के लिए, मीन्स डिस्क्राइब करने के लिए कोई और उल्टा वर्ड अगर आप सेंटेंस बोलते हो तो वहाँ पास मीन्स ताना देने टाइप का, तो वहाँ पास आयरनी हो जाती है। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। समथिंग दैट इज अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड एज पर गिवन सिचुएशन मीन्स, मतलब कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा आपके साथ हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? वहाँ पास आयरनी आपके साथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप शेक्सपियर का बर्थडे एंड डेथ दोनों को ही ले लीजिए, तो उसमें क्या हुआ है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेते हैं, आपको दिखने में आसानी रहेगी। तो आप अगर शेक्सपियर का ही बर्थ एंड डेथ देखें तो दोनों ही क्या हुआ है, 23rd को उनकी 23 अप्रैल में ही है ना, आप लोगों को पता ही होगा, आराम सी बात है। 23 को उनकी पैदाइश भी है और 23 को उनकी डेथ भी है, तो ये क्या हो गई, शेक्सपियर के साथ आयरनी हो गई। सॉरी फ्रेंड्स,
मीन्स थोड़ा सर्दी है मुझे, तो आवाज़ ऐसे निकल रही होगी। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पास क्या हुआ कि शेक्सपियर के बर्थ एंड डेथ के साथ आयरनी हो गई है। 23 को पैदा हुए थे, 23 को उनकी डेथ भी हो गई थी। तो इसमें और यहाँ पास आयरनी के थोड़े से फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स है, उसको भी हम थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। आयरनी कैन बी फाउंड इन द 3 फॉर्म्स इन इंग्लिश। 3 टाइप से आयरनी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट, सिचुएशनल आर्मी। दिस इज व्हेन द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन ऑक्यूर्स। तो सिचुएशनल आर्मी में क्या होता है फ्रेंड्स, मीन्स आप जो सिचुएशन क्रिएट करते हो और जस्ट आपके साथ उसका उल्टा हो जाता है। मीन्स आप किसी के लिए, मान लीजिए कि कोई गड्ढा खोद रहे हो, मीन्स आप किसी के लिए कोई गड्ढा खोद रहे हो और आप जाके उसी में गिर जाते हो, तो ये क्या हो गया, आपके साथ आयरनी हो गई। मीन्स आपने तो गड्ढा किसी और के लिए खोदा था, बट आप खुद ही गलती से बातों में जाके आप उसी में गिर गए। तो वो आपके साथ क्या हो गई, सिचुएशनल आर्मी। मतलब आपने सिचुएशन तो कोई और क्रिएट किया था, बट सिचुएशन कोई और हो गई। तो व्हाट आई एक्सपेक्टेड, और मतलब आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, बट आपके साथ बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। ये होती है सिचुएशनल आयरनी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। समझ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लग रही होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। जल्दी जल्दी हम लोग की फैमिली बढ़े तो अच्छी बात है ना। वैसे तो आप लोगों का थैंक यू बोलना था कि अभी 1 हफ्ते में मेरे 50 सब्सक्राइबर हुए हैं आप लोग की कृपा से। तो चलिए इसी बात में हम लोग शुरू करते हैं। वर्बल आयरनी। व्हाट इज़ वर्बल आयरनी? दिस इज़ व्हेन what is being said is the exact opposite of what the speaker means. तो फ्रेंड, वर्बल आयरनी, दिस इज when what is being said is the exact opposite what the speaker means. इसमें वर्बल आयरनी क्या होता है, इसमें जो आप कहते हैं और उसका मीनिंग अलग हो, मीन्स आप जो कह रहे हैं उसका मीनिंग अलग है। मैंने आपको मम्मी वाला एग्जांपल दिया ना, उठ गए महाराज, थोड़ा और सो लेते। ये इस प्रकार की आयरनी क्या हो गई, वर्बल आयरनी में गिनी जाती है। मीन्स इस प्रकार की आयरनी वर्बल आयरनी होती है, क्योंकि इसमें मम्मी कहना तो कुछ और चाहती हैं कि मीन्स इतना लेट तक तुम सोए हो, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, उठ गए महाराज, थोड़ा और सो लेते। इस तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ वर्बल आयरनी। या जैसे कि मुझे चलते चलते चोट लग जाए या फिर खून निकल रहा हो, और कोई मुझसे पूछे तुम्हें चोट लग गई क्या। अब वो सामने बंदा देख रहा है कि मेरे पैरों से खून निकल रहा है, फिर वो पूछ रहा है तुम्हें क्या चोट लग गई। इस प्रकार से वो बोलना क्या चाहता है, अरे तुम्हें तो चोट लग गई, और वो बोल क्या रहा है, अरे तुम्हें चोट लग गई क्या। इस प्रकार की अगर आयरनी आपके साथ हो रही है तो उसे कहेंगे वर्बल आयरनी। आई होप आप समझ गए होंगे। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं ड्रामेटिक आयरनी की। व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी? This occurs when the audience or readers knows what is ironic in the situation, but the character does not know its predicament. मीन्स इसमें क्या होता है, ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है, ये मोस्टली तो आप ये ट्रेजेडी में देखने को मिलती है। मीन्स इसमें क्या होता है, ये ट्रेजेडी में ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि ऑडियंस मीन्स हमें पता होता है कि ये कैरेक्टर तो इस कैरेक्टर के साथ गलत हो रहा है, या फिर ये कैरेक्टर ये कर देगा तो उसके साथ गलत हो जाएगा, बट उस कैरेक्टर को नहीं पता रहता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, मीन्स उसको गलत हो रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ओथेलो को ले लीजिए। हम जितने भी ऑडियंस थे सबको पता था कि डेस्टिमोना जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल साफ है, उसके साथ कुछ भी मीन्स उसके साथ जो ये हैमलेट कर रहा है, सॉरी हैमलेट की बात करें, ओथेलो जो ये सब कर रहा है, वो डेस्टिमोना ने कुछ भी नहीं किया, वो बिल्कुल फेथफुल है, बिल्कुल मीन्स प्योर है। बट ये सब जो कर रहा है, कौन कर रहा है, यागो कर रहा है, उसमें का विलन, ओथेलो का विलन कर रहा है, जो है ओथेलो को भड़का रहा है, जिसकी वजह से क्या करता है, ओथेलो डेस्टिमोना का मर्डर कर देता है। मीन्स हम ऑडियंस को तो पता था कि इसके साथ ड्रामेटिक आयरनी हो रही है, बट उस कैरेक्टर मीन्स ओथेलो को नहीं पता था कि उसके साथ ड्रामेटिक आयरनी हो रही है, और बेचारी इन सब के बीच मारी कौन जाती है, डेस्टिमोना मारी जाती है। मीन्स जब एक कैरेक्टर को सिचुएशन की आयरनी नहीं पता हो और वो अपनी डाउनफॉल की तरफ बढ़ता जा रहा हो, तो वहाँ पास क्या कहलाता है, वहाँ पास ड्रामेटिक आयरनी
ये उसके साथ हो रही होती है। मीन्स इस तरह के ड्रामेटिक सीन में ड्रामेटिक आयरनी का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप ड्रामेटिक आयरनी भी समझ गए होंगे। सिचुएशनल आयरनी क्या होती है, एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं। व्हाट इज सिचुएशनल आयरनी? इसमें जो सिचुएशन आप क्रिएट करते हैं जस्ट उसके उल्टा हो जाता है, इसको सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। व्हाट इज वर्बल आयरनी? वर्बल आयरनी में क्या होता है फ्रेंड, इसमें जो स्पीकर रहता है बोलना तो कुछ और चाहता है पर वो बोलता कुछ और है। ड्रामेटिक आयरनी में इसमें क्या होता है कि मतलब उसके कैरेक्टर उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके साथ ड्रामेटिक आयरनी हो जाती है, जो कि ऑडियंस को तो पता रहता है कि ये इसके साथ ड्रामेटिक आयरनी हो रही है, बट सेम जो कैरेक्टर उस प्ले को परफॉर्म कर रहा है उसको नहीं पता होता कि उसके साथ ये ड्रामेटिक आयरनी हो जाती है, हो रही है। आई मीन तो इस प्रकार के आयरनी को ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं। आई होप आपको आयरनी एंड आयरनी के थ्री फॉर्म्स तीनों के बारे में आपको पता चल चुका होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन में देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कंफ्यूज मत हो या करिए। इसमें क्या होता है पर्सोनिफिकेशन में, एक बार पढ़ लेते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज इनआउट विथ ह्यूमन क्वालिटी। इसमें क्या रहता है, इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम क्या करते हैं, ह्यूमन फीलिंग्स या फिर एबिलिटी दे देते हैं। मीन्स क्या इसमें है, नॉन ह्यूमन थिंग्स को हम ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाती है। मतलब पेड़ भी चल रहा है, पेड़ भी बोल रहा है, पत्तियाँ क्या हो रही हैं, हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं। इसमें अगर इस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रहा है तो उसे कहेंगे हम पर्सोनिफिकेशन। आपने डैफोडिल्स तो पढ़ा होगा, वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स में आपको मोस्टली हर लाइन में आपको पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेंगी। मीन्स पत्तियाँ लहरा रही हैं, फूल ऐसे लहरा रहे हैं, फूल हंस रहे हैं। इस प्रकार की अगर आपको लाइन में देखने को मिले कि जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसमें क्या ह्यूमन एबिलिटी देखने को मिले। मीन्स नॉन ह्यूमन थिंग्स में अगर ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिले आपको, तो वहाँ पास होता है पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो द विंग सीट्स वेयर दे लाइक कोल्ड एंड लो, ईच लाइक अ कोर्स विद इन इट्स ग्रेव। ग्रेव देखिए, यहाँ पास ग्रेव किसका होता है, जो इंसान होते हैं उनका होता है, बट यहाँ पास क्या हो गया, बीज का, सीड्स की बात हो गई। मीन्स बीजों के साथ, मतलब वो क्या हो, जब वो अपने ग्रेव में, मीन्स जब वो मिट्टी में, ग्रेव मीन्स यहाँ पास अब मान लीजिए कि यहाँ पर मिट्टी की बात की गई है। ग्रेव मीन्स हो गया मिट्टी। जब वो मिट्टी में क्या रहती है तो कैसी रहती हैं, कोल्ड एंड लो। जब हमारी बॉडी डेथ हो जाती है, जब हमारी बॉडी मिट्टी में हो जाती है, मीन्स ह्यूमन की बॉडी मिट्टी में हो जाती है, तो कैसे हो जाती है, कोल्ड एंड लो। उसी प्रकार से यहाँ पास सीड्स को पर्सोनिफाई किया गया है कि सीड्स जब मिट्टी में रहती है तो कैसे होती है, कोल्ड एंड लो रहती हैं। दीज जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। Until thine azure sister of the spring shall blow। ये ओड टू द वेस्ट विंड की लाइन है, जिसको मैंने यहाँ पर्सोनिफिकेशन किया है। या फिर आप मान सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बोल चल नहीं सकती, उसके पास ह्यूमन फीलिंग नहीं है, बट राइटर अपनी इमेजिनेटिव पावर से उसको और अच्छा क्लियर करने के लिए और अच्छा मीन्स एक्सप्रेस करने के लिए उसमें अगर ह्यूमन क्वालिटी को दे देता है उस लाइन में, तो वहाँ पास पर्सोनिफिकेशन, राइटर पर्सोनिफिकेशन का क्रिएट करके उस लाइन को या फिर पोएम को बहुत ही अच्छा एक लुक प्रदान करने के लिए वो राइटर क्या करता है, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करता है। जो कि जो आपका पोएम है सिलेबस का, उसमें आपको पर्सोनिफिकेशन बहुत देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप लोग फिगर ऑफ स्पीच को पढ़िए, समझिए, उसका हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके हर लाइन में, आपको चाहे 6th का हो, 7th का हो, 8th का हो, आपको कोई भी आपके जितने भी क्लासेस में पोएम तो 100% है, आपको पता ही है। तो हर पोएम में पर्सोनिफिकेशन ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मोस्टली पोएम में आपको पर्सोनिफिकेशन दिखने को मिलेगा, फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप हैंड रिटन अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाइए। मेरी बातें अच्छी लगी? चलिए, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। मजाक करिए, अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा, अगर नहीं अच्छी लग रही तो कोई बात नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरबर की। व्हाट इज़ हाइपरबर देखिए, मोस्टली आप जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, देखिए हाइपरबल में आप इस चीज़ को काउंट करिए। हाइपर मीन्स क्या, अगर आप किसी से देख रहे हैं सामने वाले को कि गुस्सा हो रहा था, आप क्या, अरे मैं तो उसके पास नहीं जाऊंगा। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए कि आपके पापा बहुत गुस्से में हैं, तो अब मम्मी से कहें, नहीं मम्मी मैं तो पापा के पास नहीं जाऊंगा, उनको तो देख के लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो आपको क्या बोल रहे हैं, हाइपर हैं। हाइपर मीन्स इसी बात को आप इस फिगर ऑफ स्पीच मान लीजिए। हाइपर बोल मीन्स बहुत, हाइपर मीन्स बहुत ज़्यादा, बोल मीन्स अब नॉर्मल बोली से कर लीजिए।
मीन्स an exaggerated statement or the use of exaggerated extravagant terms for the purpose of emphasize or heighten effect in called hyperbole। मीन्स अगर आप कोई भी चीज़ को, छोटी सी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, तो वहाँ पास हाइपरबल का यूज़ होता है। मीन्स वहाँ पास हाइपर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक एग्जांपल तो हम आपको देखिए, जैसे कि मे मतलब हज़ार मीन्स अगर कहते हैं ना कि मेरे पास तो हज़ारों रुपए हैं, या फिर आपके पास थोड़े से पैसे रहते हैं, आप कहते हैं मैम मम्मा मेरे पास तो हज़ारों रुपए हैं, इससे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। हज़ार रुपये से कुछ भी नहीं हो जाता है। हज़ार रुपये एक काउंट है जिसको आप हज़ार रुपये में अगर आज के दुनिया में निकले, मार्केट में निकले, तो 1 मिनट में यूँ ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें से कुछ भी नहीं कर सकते। मीन्स आप थोड़ा सा हम एग्जांपल देख लेते हैं। द ब्राइटनेस ऑफ हर चिक वुड सेम टू दोज स्टार। मीन्स उसकी ब्राइटनेस कितनी कैसी थी, स्टार्स के जैसी थी। स्टार्स को गिना नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा वो बता रहे कि उसकी ब्राइटनेस कैसे, उसके चिक की ब्राइटनेस कैसी थी, स्टार्स के जैसे थे। इसमें क्या वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है अपनी महबूबा के बारे में। क्या बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसके जो चिक, उसके जो गाल थे, वो कैसे चमक रहे थे, स्टार्स की तरह चमक रहे थे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो अपनी महबूबा की सुंदरता की बखान कर रहा है, इसलिए वो स्टार से उसका कंपैरिजन कर रहा है। इसमें हो गया हाइपरबल। नेक्स्ट हम बात करें, हिज नोज इज लेंथ ऑफ द रिवर नील। उसकी नोज के उसकी मीन्स किसी लड़की की या फिर लड़के की, कह दीजिए लड़के की, इसमें तो हिज यूज़ हुआ है, तो किसी उसकी नोज़ क्या है, बहुत लंबी है। किसी की अगर नोज़ बहुत लंबी है तो आप बाद में क्या कहते हैं, हिज नोज इज़ द लेंथ ऑफ द रिवर नील। मीन्स रिवर की लंबाई की जैसे तो उसकी नोज़ है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसकी नोज़ थोड़ा लंबा होगा, तो इसमें क्या आप हाइपरबल का यूज़ कर रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आई हैव अ मिलियन, अब यहाँ पास देख ली, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। मतलब मेरे पास तो, अब कोई आपका फ्रेंड आ रहा है, कह रहा है भाई चल बाहर घूमने चलते हैं, तो आपने कहा नो सॉरी यार, आज तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे, मतलब आज तो मेरे पास मिलियन के काम हैं, मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, आज तो बिल्कुल ही मैं फ्री नहीं हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पास काम तो होंगे भाई, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने काम होंगे, लेकिन आपने क्या बता दिया, मिलियन। मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइपर बोल दी है कि मेरे पास बहुत सारा काम है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आज मैं पूरे दिन बिजी रहने वाला हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है घूमने टहलने का। तो इस प्रकार का अगर वहाँ पास यूज़ हुआ हो लाइन में या पोट्री में, तो वहाँ पास हाइपरबल फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे बहुत ही क्लियर भाषा में, क्योंकि मैं इसलिए क्लियर भाषा यूज़ करना चाहती हूँ क्योंकि इन सबको समझने में थोड़ा टाइम मुझे भी लगा था। तो जिस लैंग्वेज में मैं अपने समझ सकी, उसी लैंग्वेज में आपको मैं समझाना चाहती हूँ। क्योंकि हाइपरबोल पहले मैं भूल जाती थी कि सिमिल किसे कहते हैं, मेटाफर किसे कहते हैं, हाइपरबोल किसे कहते हैं, लेकिन अब क्या होता है, उन चीज़ों को मैंने कनेक्ट कर लिया है। जैसे हाइपरबोल को मैंने क्या कर लिया, हाइपर से कनेक्ट किया, गुस्से से कर लिया, मतलब बढ़ा, फिर बोल, मतलब हाइपर मीन्स ज़्यादा, बोल मीन्स बहुत ज़्यादा बोलना। तो इस प्रकार से अगर बहुत ज़्यादा किसी लाइन में बोला जा रहा है तो उसको क्या हो गया, हाइपरबल। ओनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया को आप सब लोग प्रोनाउंसिएशन अलग अलग कहते हैं कि ओनोमोटोपोइया करते हैं, ओनोमोटोपिया कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन मैं इसको अपने सिंपल लैंग्वेज में ओनोमोटोपोइया बोलती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी स्पेलिंग याद है, क्योंकि एग्जाम में स्पेलिंग भी आ जाती है, इसलिए मैं प्रोनाउंसिएशन इसकी ऐसे ही करती हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें किस प्रकार का साउंड, अगर आपके लाइन में किसी साउंड, किसी बीज के बज की या फिर वाटर के चलने की साउंड हो का डिस्क्राइब किया हो, तो वहाँ पास ओनोमोटोपोइया होता है। मीन्स किसी भी साउंड को डिस्क्राइब किया गया हो तो वहाँ पास ओनोमोटोपोइया। चलिए हम एक बार देख लेते हैं। दीज आर साउंड वर्ड्स, द यूज ऑफ वर्ड्स that imitate the sounds associated with the object they refer to। example मीन्स मैंने कहा ना, इसमें क्या होता है, अगर किसी भी लाइन में साउंड रिफर कर रहा है, मतलब पानी झंझर झंझर चल रहा है, बीज जो हैं वो मतलब बोल रही हैं, या मधुमक्खी भिनभिना रही हैं, तो इसमें क्या हो गया, ओनोमोटोपोइया हो गया। मतलब किसी प्रकार की वॉइस उसमें शोर शराबा हो रहा है, तो वहाँ पास जिसमें कि आपको साउंड एसोसिएट दिखाई दे, तो वहाँ पास हो गया ओनोमोटोपोइया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। बजिंग ऑफ बीज की क्या हो रही है, बजिंग हो रही है। बीज क्या करती हैं, बज ऐसे करती है ना, आप सुने भी होंगे आई थिंक। तो इसमें बजिंग क्या कर रही है, बीज क्या कर रही है, आवाज़ निकाल रही है, एक प्रकार का साउंड क्रिएट कर रही हैं। तो इसमें ये हो गया ओनोमोटोपोइया। फिर गशिंग इफ द रिवर वाटर, इसमें रिवर क्या कर रहा है, रिवर तो बहता हुआ जा रहा है, मीन्स पानी तो बहता हुआ, रिवर तो नदी हो गई, वाटर तो रिवर की बहती हुई जा रही है। कैसे बहती जा रही है, गजिंग इसमें क्या हो गया वर्ड, ये वर्ड आपको दिख रहा होगा, जिसमें एक आपको इसमें एक साउंड, एक प्रकार का साउंड महसूस हो रहा है। गजिंग मीन्स क्या हो रहा है, बहता हुआ, अपनी निर्मल धारा में बहता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पास क्या हो गया, ओनोमोटोपोइया हो गया। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट,
द कैट वॉज म्यूइंग द होल नाइट, मतलब मीन बिल्ली तो पूरी रात म्यू म्यू करती रह गई। इसमें म्यूइंग क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि म्यूइंग क्या हो गया, एक प्रकार का साउंड हो गया, मीन्स वो पूरी रात शोर ऐसे मचा रही थी। तो यहाँ पास भी हो गया आपका ओनोमेटोपोइया। आई होप आप क्लियर आपका हो गया होगा। तो आई थिंक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है फ्रेंड, 30 मिनट का वीडियो मैं अपलोड करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो थोड़ी प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में। तो आपका बहुत बचा है, एल्यूजन, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरन, पन, एसोनेंस, अपॉस्ट्रोफी, यूफेमिस, मेटोनिमाई, बहुत कुछ बचा है। देखिए कैटाफोरा, कैटाफोरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको इसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में बताने वाली हूँ कैसे करना है। क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, चाइस्मस, बहुत ज़्यादा बचा है। आप तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना काफ़ी है हम लोग का। कल बात करेंगे, एल्यूजन से स्टार्ट करेंगे, कल हम लोग अपना जो स्टार्ट करेंगे एल्यूजन से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। और आपका एक एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ कि क्या मेरे किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया है, तो अगर एक भी रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी टीचिंग स्टाइल कैसी है, मेरे बोलने का तरीका कैसा है। अगर कुछ सुधार लाना है तो वो भी बताएं, वो भी मैं ले आऊँगी अपने उसमें टीचिंग स्टाइल में। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी थॉट को मेरे कमेंट में शेयर करिएगा कि मैम कैसा पढ़ा रही हैं, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें हम आपका पूरा फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद से हम आपका चालू करेंगे एनसीईआरटी टीजीटी का 6, 7, 8, 9, 10 एंड पीजीटी का 11, 12। इसकी टाइमिंग पहले से ही मेंशन है, फर्स्ट वीडियो अगर आप देख रहे होंगे। फर्स्ट वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्हाट इज़ मीटर, व्हाट इज़ पोएटिक मीटर, वो पूरा मीटर का डेफिनेशन निकाला था मैंने। व्हाट इज़ पेंटामीटर, हेक्सामीटर, ये सब क्या होता है आप लोग सुने होंगे, पर कैसे उसको निकाला जाता है पोएट्री में, उसको फॉलो कैसे किया जाता है, उसका फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है, ये सब मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था। तो जो इसका ये जो सीरीज़ है केवीएस का, मैं फर्स्ट क्लास, ये इसकी शायद 7th या 8th क्लास है, जो भी है आप फर्स्ट क्लास से देखिए। आपको एक तो पढ़ाने का जो भी है, मतलब पढ़ाने का मैं आपको बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह, एक टीचर की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह पढ़ाना चाहती हूँ। तो वो तो अलग है, ऊपर से आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पूरा ये सीरीज़ लगेगा, पूरा ये प्लेलिस्ट लगेगा। तो अगर आप टीएचटी करें तो टीएचटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप पीएचडी करें तो पीएचडी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो को लाइक करिएगा।